मिस्टर बगा मॉर्निंग। ये जो थोड़ी सी रशिया के जो दो बड़ी कंपनीज पर सैंक्शन की बात यूएस कर रहा था, वहां से भी एक पलटवार आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पुतिन क्लियरली इस बात को अनफ्रेंडली मूव कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक वेलबींग पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा। अब इन सारी बातों के बीच में, वॉर ऑफ वर्ड्स के बीच में, क्रूड पर किस तरह का इम्पैक्ट दिख सकता है? आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं पहले तो? जी बिल्कुल। अगर रशिया के नज़रिए से देखें तो 25% उनका जीडीपी रेवेन्यूज तेल से आता है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, छोटा इम्पैक्ट नहीं है। कॉन्सिक्वेंस क्या हुए? अमेरिका ने जब कल सैंक्शंस लगाए हैं, साथ में हर जो भी उनके साथ काउंटर पार्टी है, कोई शिपर हो, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो या कोई रिफाइनरी हो जो खरीद रही है रशियन ऑयल, उनको ये सोचना है कि सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएंगे। तो जब ये सैंक्शंस लगाए जाते हैं, आप उसको एक स्पेशली डेसिग्नेटेड नेशनल एसडीएन बना देते हैं। तो हर बैंक के पास वो लिस्ट आ जाती है। अब जो भी काउंटर पार्टी इनके साथ काम करेगी, वहां से अगर दिखेगा, आपके पास बिल ऑफ लेडिंग आया कि यहाँ से ये तेल आ रहा है रशिया से, ल्यूकॉयल या रोसनेफ्ट ने ये तेल भेजा है, वहीं पे उस पोर्ट में वो बैंक बोलेगा हम क्लियर नहीं करेंगे पेमेंट। वो इंश्योरेंस वाला इंश्योर नहीं कर सकता, वो शिपर शिपिंग नहीं कर सकता। बदला क्या है? पहले G7 ने कहा था कि रशियन तेल आप खरीद सकते हैं। एक उन्होंने सीमा आधारित की थी कि इससे ज्यादा पे रशिया नहीं बेच पाएगा तेल। अब अमेरिका ने स्ट्रेट कह दिया है, कोई भी अगर इनके साथ डीलिंग करेगा, उसको डॉलर का जो सब सिस्टम है उसमें से निकाल दिया जाएगा और सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगे। तो कल रॉयटर्स के हवाले से खबर थी कि चीनी जो चार पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, उन्होंने कहा है कि शिप के द्वारा सी बॉर्न तेल जो है वो हम नहीं उठाएंगे रशिया से। वो 1.5 मिलियन बैरल दिन का, 15 लाख बैरल दिन का उठा रहे थे। चीन के पास एक बहुत बड़ी साइबेरियन पाइपलाइन है, तो वहां से उनको 9 लाख लगभग मिलियन 9 लाख बैरल्स दिन के आते हैं। उस पे कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत पुराना करार है और उसमें डॉलर कहीं नहीं आता, सीधा पाइपलाइन से आता है। तो वो पाइपलाइन जारी रहेगा, बट 1.5 मिलियन बैरल चीन को कहीं से ढूंढने पड़ेंगे। उन्होंने कहा हम नहीं उठाएंगे। इसका पुष्टिकरण नहीं किया है चीन ने ऑफिशियली, ना रशिया ने, बट रॉयटर्स के हवाले से खबर है, तो काफी हम कह सकते हैं कि ठीक होगी। इंडिया में भी देखें तो प्राइवेट रिफाइनर्स ने ऑलरेडी कहा कि हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक रिफाइनरी है जो रोसनेफ्ट की है, जिसके ऊपर सैंक्शंस ऑलरेडी हैं। और नॉर्मली भारत सरकार क्या करती है कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक को इसमें लगा देती है। तो ईरान और इराक के साथ भी जब सैंक्शंस थे, एक पब्लिक सेक्टर बैंक जो फिर अमेरिका में काम नहीं कर सकते, उसको लगा देते हैं करने में। तो अब ये देखना पड़ेगा वो रिफाइनरी चलती है कि नहीं। बाकी भारतीय रिफाइनरीज पे बहुत इशू आ जाता है और मुझे लगता है कि रशियन तेल छोड़ना पड़ेगा भारत को। अब इससे होता क्या है? 50 लाख बैरल दिन के निकल गए। 5 मिलियन बैरल दिन के रशिया एक्सपोर्ट करता था। बेलारूस वगैरह तो खरीदते रहेंगे, वो सैटेलाइट हैं रशिया के। वो सब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स खरीदेंगे, चीन का पाइपलाइन जैसे मैंने कहा। बट लगभग 3 मिलियन बैरल, जो आप कह सकते हैं 3% दुनिया का तेल, वो निकल जाता है। अब या तो सऊदी बढ़ाए, इराक में क्षमता नहीं है, ईरान में क्षमता नहीं है और बढ़ाने की, तो सऊदी पे सारा दारोमदार है कि क्या वो सप्लाइड रख सकते हैं मार्केट को। अमेरिका में भी शेल अब टॉपिंग अप हो रहा है, तो वहां पे भी रिग काउंट नहीं बढ़ा है 2 साल से। वहां से भी नई सप्लाई आने मुश्किल है। तो इसके चलते 3% की कटौती सप्लाई में अगर आती है, तो मार्केट ओवर सप्लाइड था 1% से, अब 2% की आपको एक डेफिशिएंसी आ गई मार्केट में। इससे तेल की कीमत काफी बढ़ सकती है। अब यही है कि हर लेवल पे नई सप्लाई आएगी। सेंट्रल एशिया में थोड़ी सप्लाई है और सऊदी के पास एक्स्ट्रा सप्लाई है, अबू धाबी के पास थोड़ा माइनर एक्स्ट्रा सप्लाई है। बाकी कुछ भी लाने में टाइम लगेगा। लिबिया जैसे दो हिस्सों में बटा हुआ है, आपस में जंग होती रहती है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है।
उनकी सप्लाई का जितनी क्षमता है उससे। ईरान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं गया 1979 के बाद, तो उनके बहुत पुराने सब कुछ है, और वो ऑफिशियली तो आता नहीं है, चीन के थ्रू ही आता है। वेनेजुएला में थोड़ा बहुत है, रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, गयाना से नया सप्लाई आ रहा है बहुत, वो उसको आने में 2-3 साल लग जाएंगे पूरा होने में। तो ओवरऑल अंडर सप्लाई मार्केट होता है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं। ये भारत कहता रहा है कि आप सप्लाई दिखाइए कहाँ से आएगी, हम लेना तो बंद कर देंगे, बट आप सप्लाई कहाँ से करेंगे। और ट्रंप के लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लेशन की तरफ फिर वो अग्रसर हो जाता है। तो पर गैलन जो था पेट्रोल और डीजल, काफी कीमतें गिरी थी अमेरिका में, वो इन्फ्लेशन को हेल्प करता है। बट अब जिस तरह से ये रशियन सप्लाई निकलेगी अगर मार्केट से, अगर स्थायी तौर पे निकलती है, तो काफी मुश्किल आ सकती है ट्रंप को डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के तौर पे भी। अजय जी, जिस तरह से ये क्या इस पूरे मैटर को और मजबूती देने का अलग काम कर रहा है? क्यों अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री से अगर इस तरह के बयान आ गए, पीयूष गोयल खुद बात कर रहे हैं, वहाँ वाणिज्य सचिव उनकी भी बात आई है कि वो भी उन्हीं की अगुवाई में पूरी टीम जो है वो वाशिंगटन जाने वाली है, तो बहुत हद तक ये चीज़ें पेसअप होती हुई दिखाई दे रही है। बाजार इसे हर इस मैटर पे हर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को बहुत बारीकी से देख रहा है। जी बिल्कुल। और देखें तो इस हफ्ते के शुरुआत में दिवाली के करीब मीडिया में काफी रुझान थे कि भारत और अमेरिका के बीच डील हो जाएगी और टैरिफ 50% से 15 आ जाएंगे। अब दो डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पीयूष गोयल का बयान इस तरह का अप्रैल से भी आता रहा है, तो भारत की तरफ से तो पूरी तैयारी थी, और गोयल साहब ने काफी टाइम बिताया अमेरिका में, बहुत पेशकश की, और बहुत बारीकी से सारा नेगोशिएशन हुआ। बट कहीं पे फिर ट्रंप आके उसको नकारा कर देते हैं। अब क्या हो गया है कि रशियन तेल खरीदना मुश्किल हो गया है कल के सैंक्शंस के बाद। तो एक पड़ाव जो था, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक जो था, जो जिसके ऊपर 25% टैरिफ लगाए जा रहे थे भारत के ऊपर रशियन तेल का, वो तो हट गया है। तो वो तो हट जाना चाहिए अगले हफ्ते 10 दिन में। बिल्कुल उसका कोई औचित्य ही नहीं रहता है, उसको हटाना ही पड़ेगा 25% जो प्यूनिटिव टैरिफ था। दूसरा है फिर कि बातचीत कहाँ जाती है, वो मुझे लगता है बिहार इलेक्शन से पहले भारत सरकार भी नहीं चाहेगी कोई किसी तरह का भी अनाउंसमेंट हो, क्योंकि ऑपोजिशन फिर घेरेंगे कि ये फार्मर्स के अगेंस्ट है, इसके अगेंस्ट है, ये है। तो मुझे लगता है 15 नवंबर तक हमें कुछ आते दिख सकता है। अजय सर, ये जो इंडियन आईटी स्टॉक्स हैं, सेक्टर है, इस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि अब धीरे धीरे देख रहे हैं हम कि ग्लोबल सपोर्ट भी मिल रहा है। कल हमने देखा कि नास्डैक में भी अच्छी बढ़त थी, वहां पर जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं वो भी काफी शानदार थे। तो ऐसे में ओवरऑल सेक्टर पर आपका व्यू कैसा बन रहा है? देखिए काफी अंडर ओन्ड है, और अंडर ओवरऑल काफी अंडर अप्रिशिएटेड चल रहा है सेक्टर। देखें तो एफआईएस ने 65,000 करोड़ का इंडियन आईटी सेक्टर बेचा है इस साल में। तो वही दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स काफी यहाँ से एग्जिट किए हैं। अब टर्न अराउंड कहाँ आएगा? दो तरफ से आएगा। अभी एआई का जो है वो फॉर्मेटिव टाइम चल रहा है, जबकि डेटा सेंटर लगाए जा रहे हैं, चिप्स के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, और उसके लिए बिजली की खपत के लिए अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। इसके बाद जब एंड यूज टेक ऑफ करेंगे, जब एजेंटिक एआई चलेगा और सर्विसेज के लिए यूज होगा, एंड यूज में यूज आना शुरू होगा, वहां पे भारतीय कंपनियों का काफी एक महत्वपूर्ण काम रहेगा। तो उम्मीद यही है कि एक तो रीट्रेनिंग काफी कर चुके हैं पिछले 2 साल में, अपने मुलाजिमों को ट्रेन करते रहे हैं एआई पे। सेकंड, जो एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेइंग पार्ट था वो हो गया, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैपेक्स हुआ, उससे बहुत ज़बरदस्त ये मैग्निफिसेंट सेवन अमेरिकन कंपनीज को बहुत फायदा हो गया। अब टाइम आएगा कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कंपनियों का, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, कॉस्ट कटिंग में, और नई चीज़ें एजाज करने में। तो ये सब मिला के हमारी कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगा। अगेन
जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल मिड कैप कंपनियां हैं वो ज़्यादा तेज़ी से कर रही हैं, उनका वैल्यूएशन भी हम देखें तो बेटर है। मेगा कैप्स जो हैं वो अभी भी पुराने सर्विस मॉडल में, आउटसोर्स जीसीसी मॉडल में ही है, उनको वैल्यू चेन में ऊपर आना है। बट वो टाइम लगभग आ गया है, मैं कहूँगा और 3 महीने 6 महीने आप ये डील विंस देखने लग जाएंगे कि एंड यूज एआई का किस तरह से आता है। एक तो दिग्गज ने डेटा सेंटर पे भी बहुत बड़ा एक घोषणा की है लगाने की, तो हमारी कंपनियां वहां उतर जाएंगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज करना है ये हमारी कंपनियां करेंगी भारत की, और ये अगले साल एक आउट परफॉर्मर सेक्टर हो सकता है।